नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम फरजान है और आज हम शुरू करते हैं अपना तीसरा क्लास। और इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। जो भी विद्यार्थी हमारे इस नेट जेआरएफ स्टडी सेंटर के सेशन पर जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे वीडियो हैं सारे, जितने भी हम यहाँ से आगे रिलीज करेंगे। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है अरस्तू। तो पॉलिटिकल साइंस नेट जेआरएफ के लिए जो हमारा पहला जो पार्ट चल रहा है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, उसका आज तीसरा टॉपिक है। और तीसरा टॉपिक है हमारा अरस्तू। तो आज इसका हम शॉर्ट, इसकी जो हेडिंग्स हैं वो शॉर्ट टाइप से देख लेते हैं। पहला जो हेडिंग हमारा रहेगा, पहला इंट्रोडक्शन रहेगा। इंट्रोडक्शन के बाद हम राज्य को पढ़ेंगे, व्हाट इज स्टेट, मतलब जो अरस्तू ने स्टेट को कैसे डिफाइन किया है। उसके बाद संविधान का वर्गीकरण देखेंगे। इसके बाद वर्गीकरण का आधार, आधार के बाद हम प्रशासन को देखेंगे, कितने प्रकार का प्रशासन होता है स्टेट में और कितने प्रकार की सरकारें होती हैं, अरस्तु द्वारा कितने प्रकार से इनको डिफाइन किया गया है। ठीक है। आगे हम देखेंगे अरस्तु के अनुसार शासन प्रणाली के विविध रूप कौन कौन से हैं, ये देख लेंगे। उसके बाद विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के बाद फिर हमारा नागरिकता रहेगा, यानी सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के बाद हमारी दास प्रथा है। दास प्रथा के बाद हम शिक्षा योजना को देखेंगे। शिक्षा के बाद हमारा संपत्ति का विचार जो अरस्तु के द्वारा दिया गया है उसको देखेंगे। अरस्तु का न्याय सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ जस्टिस देखेंगे इनका। अरस्तु के अनुसार न्याय का जो विश्लेषण है वो किस आधार से है वो देख लेंगे। क्रांति का सिद्धांत, क्रांति का सिद्धांत को देखेंगे। उसके बाद हम इसकी आलोचनाओं को देखेंगे, समालोचना। ठीक है। कुछ राइटरों के द्वारा इनकी समालोचनाएं की गई हैं और कुछ हम पाठ के अनुसार देख लेंगे। फिर उसके बाद इनकी बुकें हैं, बुक वगैरह को देख लेंगे और बुक के बाद कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं इनका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में इनका अरस्तु का जन्म थ्रेस स्थित स्टेगिरस मैसिडोनिया नामक जगह पर हुआ था, जो यूनानी उपनिवेश था। तो यूनान का ये उपनिवेश था स्टेगिरस, तो वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो अरस्तु प्लेटो का शिष्य है और सिकंदर का गुरु है। अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान को मास्टर साइंस कहा है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने मास्टर साइंस, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें सबसे पहले इनको राजनीतिक जो विज्ञान है उसको मास्टर साइंस इन्होंने कहा है। तो अध्ययन पद्धति में आगमनात्मक, द्वंद्वात्मक, सौदेशात्मक, अन्वेषणात्मक और विश्लेषणात्मक, ये इन पद्धतियों का इन्होंने अ, चर्चा की है। इनके अनुसार मतलब इनका जो अ, सिद्धांत रहे हैं ये सब ये रहे हैं। ठीक है। आदि पद्धतियों का उपयोग किसी अरस्तु अरस्तु ने प्लेटो में आदर्श राज्य को विधि का शासन की बात करते हैं। और साथ ही अब इस इंट्रोडक्शन में ये बात करते हैं आदर्श राज्य जो विधि का शासन की बात करते हैं, साथ ही संपत्ति की बात करेंगे, क्रांति की बात करेंगे, दासता की बात करेंगे और प्रथा और न्याय का सिद्धांत। ये आगे जो हेडिंग्स हैं वो हम कंप्लीट कराएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं राज्य यानी स्टेट के बारे में इनका जो विचार है अरस्तु को वो क्या है वो देखेंगे। तो राज्य के बारे में अरस्तु सोफिस्टों की इस धारणाओं का खंडन करते हैं, जो उस सोसाइटी में सोफिस्ट विचारक थे। सोफिस्ट विचारकों का खंडन करते हैं। तो वो ये बोल देते हैं कि राज्य एक परंपरा जनित संस्था है, यानी जो राज्य है वो परंपरा के अनुसार चली आ रही संस्था है। इनका ये खंडन करते हैं और इनका अपने सदस्यों की आस्था पर कोई अधिकार नहीं है। तो अरस्तु क्या बोलते हैं, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। तो सबसे पहले ये बात किसने कहा है, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, मैन इज ए सोशल एनिमल। तो ये कथन है अरस्तु का, जिसका अंतिम लक्ष्य स्वभावतः राज्य का जीवन व्यतीत करना है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक पूर्ण समुदाय है जिसमें अन्य सब समुदाय शामिल हैं। राज्य एक प्राकृतिक तथा नैतिक समुदाय है। इसका उद्देश्य मानव की उच्चतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना। राज्य मनुष्य की राजनीतिक स्वाभाविक प्रवृत्ति का परिणाम है। तो राज्य सर्वोच्च समुदाय है। अरस्तु की विवेचना के आधार पर राज्य परिवार, ग्रामों का समूह जिसका उद्देश्य एक आत्मनिर्भर एवं उत्तम जीवन की प्राप्ति करना है। ठीक है। तो आगे देखेंगे राज्य व्यक्ति से पूर्ण है। जो राज्य है वो व्यक्ति से पूर्ण है। राज्य किसी एक राज्य विकास का परिणाम है। समय की दृष्टि से परिवार राज्य से पूर्व आता है, क्योंकि पहले परिवार
पहले परिवार बनता है, फिर ग्राम बनता है, अंत में राज्य बनता है। तो ये दोबारा से देखते हैं इसको, राज्य विकास का परिणाम है, जो राज्य है विकास का परिणाम है, लेकिन समय की दृष्टि से परिवार राज्य से पूर्व आता है। जो परिवार है वो राज्य से पूर्व आता है, क्योंकि पहले परिवार बनता है, उसके बाद ग्राम बनता है, उसके बाद राज्य बनता है। परंतु राज्य सबसे पूर्व है, इसका यह अर्थ है कि राज्य का विकास अधिक पूर्णता से हुआ है, इसलिए यह समाज में अंतर्निहित तत्वों का द्योतक है। यानी बोला जाए तो जो राज्य है वो व्यवहारिक रूप में जो हमारे जो परिवार है, उसके बाद ग्राम है, फिर उसके बाद सोसाइटी, परिवार है, समाज है, फिर हमारा राज्य आता है, ठीक है। लेकिन ये बोलते हैं कि स्वाभाविक जो संस्था के रूप में हम देखा जाए तो पूर्ण राज्य की बात करते हैं। पूर्ण राज्य में ये संपूर्ण राज्य को प्रथम रखते हैं, उसके बाद व्यक्ति को रखते हैं, ठीक है। व्यक्ति का पूर्ण नैतिक विकास राज्य में ही संभव है। ये बोलते हैं कि व्यक्ति का जो नैतिक पूर्ण विकास है वो राज्य में ही संभव है। इसके लिए प्रशासन का पॉलिटी सबसे अच्छा है। यानी इसके लिए प्रशासन में पॉलिटी को ये सबसे अच्छा प्रशासन मानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बोली है कि प्रशासन को इसमें प्रशासन में पॉलिटी को सबसे इम्पोर्टेंट माना है। बाकी सबकी भी आगे चर्चा की गई है, तो वो हम देखेंगे। संविधान का वर्गीकरण क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आरस्तु के अनुसार राज्य का सारभूत तत्व उसका संविधान है। तो आरस्तु के अनुसार राज्य का सारभूत तत्व है वो संविधान है। संविधान के लिए आरस्तु द्वारा प्रयुक्त यूनानी शब्द पोलिटिया इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, जिसका अंग्रेजी रूपांतरण कॉन्स्टिट्यूशन है। आरस्तु के अनुसार संविधान राज्य के पदों की वह व्यवस्था है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि राज्य का कौन सा पद विशेषकर सर्वोच्च पद है तथा वह किसे मिले। आरस्तु के अनुसार संविधान स्वयं राज्य है। अरस्तु के अनुसार जो संविधान है स्वयं राज्य है, ठीक है। और उसमें ये डिसाइड होता है कि जो बड़े बड़े पद हैं, जितने भी पद हैं, वो किसको मिलेगा, और उसकी जो अर्हता है या फिर बोला जाए तो उसकी जो प्राथमिकता क्या क्या रहेगी, वो सारी चीजें डिसाइड होती है संविधान से, ठीक है। वह संपूर्ण राष्ट्रीय जीवन की अभिव्यंजना है। तो आगे देखेंगे वर्गीकरण का आधार क्या रहेगा, मतलब जो संविधान का वर्गीकरण है उसका आधार क्या है, ये भी देख लें। अरस्तु ने राज्यों के वर्गीकरण हेतु दो मुख्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। यानी जो संविधान का वर्गीकरण है उसको दो टाइप से इन्होंने बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो राज्य को 6 रूपों में बांटा है। अरस्तु ने राज्यों के वर्गीकरण हेतु दो मुख्य सिद्धांतों का प्रतिपादन कर राज्य को 6 रूपों में बांटा है। 3 शुद्ध रूप होंगे, यानी 6 रूपों में बांटा है, 3 रूपों में। तो 3 विशुद्ध हैं यानी शुद्ध, और 3 विकृत हैं। में वर्गीकृत किया है। राज्य या संविधान में वर्गीकरण का पहला आधार उन व्यक्तियों की संख्या जो राज्य की सर्वोच्च सत्ता को धारण करते हैं, पहले में है व्यक्तियों की संख्या, और दूसरे आधार में राज्य का उद्देश्य, दूसरे में राज्य का उद्देश्य आ जाएगा, ठीक है। तो इस शासन की भावना इस दृष्टि से या तो राज्य विशुद्ध रूप में होता है या फिर विकृत रूप में होता है। इन सिद्धांतों के आधार पर 6 प्रकार के राज्य निम्नलिखित हैं। अब प्रशासन में 6 प्रकार के जो राज्य हैं उनको हम देख लेते हैं। यानी जो प्रशासन को बांटा गया है, जो राज्यों को बांटा गया है, वो 6 प्रकार से बांटा गया है, जिसमें पहला है व्यक्तियों के आधार पर और दूसरा है उद्देश्य के आधार पर। जो व्यक्तियों के आधार पर है उसमें एक व्यक्ति का शासन, गिने चुने व्यक्तियों का शासन और कुछ लोगों का शासन। तो जैसे इसमें सामान्य जो शासन रहेगा वो राजतंत्र है। दूसरा ये विशुद्ध रूप है, यानी शुद्ध रूप रहेगा राजतंत्र। और इसका जो विशुद्ध रूप के बाद विकृत रूप रहेगा निरसन तंत्र, यानी भ्रष्ट रूप है। अभिजात तंत्र सामान्य शासन रहेगा। गुटतंत्र इसका भ्रष्ट रूप रहेगा। और सामान्य शासन में बहुतंत्र यानी पॉलिटी रहेगा। और इसका जो विकृत रूप है वो रहेगा लोकतंत्र। तो इसको सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है, बहुतंत्र को, पॉलिटी को, अरस्तु के द्वारा। तो आगे इसको देखते हैं। अरस्तु के अनुसार शासन प्रणालियों में विभिन्न रूप, तो ये देखते हैं शासन प्रणाली, सामान्य रूप और भ्रष्ट रूप। शासन प्रणाली में एक व्यक्ति का शासन यानी राजतंत्र, यह है सामान्य रूप में विशुद्ध यानी शुद्ध रूप। और इसका विकृत रूप रहेगा निरंकुश तंत्र या फिर निरसन तंत्र, टेरेनी या डिस्पोटिज्म, ठीक है। तो गिने चुने लोगों का शासन अभिजात तंत्र। और इसका जो भ्रष्ट रूप गुटतंत्र रहेगा। बहुत सारे लोगों का शासन बहुतंत्र रहेगा।
लेकिन इसका जो भ्रष्ट रूप है वो लोकतंत्र रहेगा। ठीक है। तो प्लेटो ने अपने वर्गीकरण के अंतर्गत एक व्यक्ति के शासन, कोटि के शासन को राजतंत्र, यानी दोबारा देख लेते हैं, प्लेटो ने अपने वर्गीकरण के अंतर्गत एक व्यक्ति के सामान्य शासन, सामान्य कोटि के शासन को राजतंत्र यानी मोनार्की की संज्ञा दी है। उसने लिखा है कि सामान्य स्थिति में राजतंत्र उत्तम होता है, परंतु जब राजा की शक्ति पर कोई अंकुश नहीं रहता तो शासन धीरे धीरे भ्रष्ट होकर निरसनतंत्र में बदल जाता है। यानी जो एक व्यक्ति का शासन है राजतंत्र, अगर इस पे कोई निरंकुश नहीं रहेगा, कोई सीमाएं नहीं होंगी, या फिर कोई संविधान नहीं होगा, या फिर कोई ऐसी संस्था जो इन पे अंकुश लगा सके, अगर वो नहीं होगी, तो ये धीरे धीरे भ्रष्ट रूप धारण कर लेता है। ठीक है। निरसनतंत्र एक व्यक्ति का भ्रष्ट शासन है। इसमें इसके अतिरिक्त इसके अस्तित्व में आने पर राज्य में विद्रोह की भावना पनपती है, और सब कुछ गिने चुने लोग, विशेषकर धनवान लोग, निरसनतंत्र शासन को पद से हटाकर अभिजात तंत्र, कुलीन तंत्र स्थापित कर लेते हैं। अभिजात तंत्र गिने चुने लोगों का सामान्य शासन है। यानी जब हम राजतंत्र विशुद्ध शासन है, ठीक है, ये एक व्यक्ति का शुद्ध शासन है। जब इस पे कोई अंकुश नहीं रहता है राजतंत्र पर, तो गिने चुने कुछ जो धनी धनी व्यक्ति होते हैं वो, सॉरी, जब राजतंत्र अच्छे से काम नहीं करता है तो निरसनतंत्र में बदल जाता है, इस पर कोई अंकुश नहीं रहता है। तो गिने चुने व्यक्ति जो होते हैं अभिजात तंत्र, वो इनको हटा हटा देते हैं, इनका शासन हो जाता है अभिजात तंत्र। तो अभिजात तंत्र में भी कुछ जो इसमें भी कुछ अंकुश जब नहीं लगते हैं तो भ्रष्टाचार उत्पन्न होते हैं। कुछ व्यक्ति हैं जो भ्रष्ट रूप धारण कर लेते हैं, तो इनको हटाते हैं गुटतंत्रों के द्वारा। सॉरी, इसका जो भ्रष्ट रूप है वो गुटतंत्र हो जाता है। तो गुटतंत्र को हटाता है बहुतंत्र, और बहुतंत्र भी फिर अधिक लोगों का और अ, भीड़ तंत्र में स्थापित हो जाता है। तो ये ऐसे चक्र चलता रहता है। इसमें सबसे श्रेष्ठ जो माना गया वो राजतंत्र को माना गया है। ठीक है। लेकिन राजतंत्र सामान्य परिस्थिति में माना जाएगा सही, और इसमें जो मेन माना गया है अरस्तु के द्वारा, तो वो पॉलिटी है। पॉलिटी सबसे शुद्ध रहेगा। ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है कि लोकतंत्र के भी कुछ बहुत सारे व्यक्ति होंगे, और इसमें कुछ पढ़े लिखे और धनवान व्यक्ति भी शामिल रहेंगे, तो दोनों का मिला जुला रूप है बहुतंत्र। ठीक है। तो आगे देखते हैं। परंतु इस पर भी जब कोई अंकुश नहीं रहता है तो शासक वर्ग में धीरे धीरे स्वार्थ की भावना घर कर जाती है। इस तरह गुटतंत्र अस्तित्व में आता है, और अभिजात तंत्र का भ्रष्ट रूप है। फिर जन साधारण विद्रोह करके गुटतंत्र को नष्ट कर देते हैं, और बहुतंत्र यानी पॉलिटी स्थापित होती है, जो विधि और लोगों का शासन होगा। तो विधि का शासन कहाँ है? यहाँ है, पॉलिटी में। ठीक है। तो आगे देखते हैं विधि का शासन मतलब रूल ऑफ लॉ। अरस्तु ने विधि को सद्गुण का पर्याय माना है। जो अरस्तु ने विधि को सद्गुण का पर्याय माना है। अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स में कहा है कि जब व्यक्ति विधि व न्याय से परिपूर्ण होता है तो वह सर्वोत्तम होता है। यानी जब व्यक्ति विधि व न्याय से परिपूर्ण होता है तो वह सर्वश्रेष्ठ होता है, परंतु उसके अलग होने पर वह निकृष्ट बन जाता है। यानी किसी भी समाज में जब विधि नहीं होती, यानी कानून नहीं होता है, या फिर कोई भी संविधान नहीं होता है, तो वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ का जो समाज है, वो भ्रष्ट रूप हो जाता है। ठीक है। तो इसको दोबारा देखते हैं एक बार। अरस्तु ने विधि को सद्गुण का पर्याय माना है, यानी विधि की बात की गई है, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ की इसमें। तो विधि को सद्गुण का पर्याय माना है। अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स में कहा है कि जब व्यक्ति विधि व न्याय, यानी जब कोई व्यक्ति विधि व न्याय से परिपूर्ण होता है तो सर्वोत्तम होता है, परंतु इससे अलग होने पर वह निकृष्ट बन जाता है। अरस्तु के अनुसार विधि यानी अव्यक्तिक है, क्योंकि विधि शासन व शासित दोनों पर समान रूप से लागू लागू होती है। शासन व शासित दोनों विधि के लिए समान है। यानी जो शासक है और शासित है दोनों विधि के लिए समान है, इसलिए विधि का शासन सर्वश्रेष्ठ माना गया है अरस्तु के द्वारा। तो आगे नागरिकता के बारे में क्या बोलते हैं अरस्तु? नागरिकता में देखेंगे हम, नागरिकता के अनुसार वे व्यक्ति नागरिक है जो शासन प्रशासन कार्यों में भाग लेते हैं। यानी एक होता है जैसे नागरिकता, अभी जैसे इंडिया के संविधान में यह है कि जो व्यक्ति भारत में पैदा हुआ हो, पैदा होने पर भी नागरिकता मिल जाती है।
तो यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है कि जो नागरिक होंगे वो वही होंगे जो अंशधारी होंगे। यानी एक बार देखते हैं, अरस्तु के अनुसार वे व्यक्ति नागरिक हैं जो शासन प्रशासन में भाग लेते हैं, यानी शासन या प्रशासन के कार्यों में भाग लेते हैं, वे अपना योगदान देते हैं, वे नागरिक हैं। बारकर के अनुसार क्या बोला गया, अरस्तु की नागरिकता की कल्पना राज्य में करदाता के रूप में न होकर शेयर होल्डर या अंशधारी के रूप में है। अरस्तु ने नागरिकता का अंश सरकार के न्यायिक और प्रशासनिक भागीदारी में माना है। यानी नागरिक उसी को माना जाएगा जो प्रशासनिक प्रशासन और शासन, यानी शासनिक और प्रशासनिक, या फिर हम बोले या तो प्रशासन में वो व्यक्ति का हिस्सेदारी हो या फिर शासन में, सरकार या प्रशासन दोनों में, तो उनको नागरिक बोला जाएगा जो उसमें अंशधारी हैं, जो उनमें टाइम टू टाइम पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। तो दास प्रथा पर इनका अरस्तु का क्या पॉइंट है। अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया है। सबसे पहली बात यह है कि दास प्रथा का समर्थन जो किया है अरस्तु के द्वारा किया गया है। अरस्तु के अनुसार वे व्यक्ति दास है जो विवेक शून्य है। अब दास की जो कैटेगरी में अरस्तु ने रखा है वो उस व्यक्ति को रखा है जो विवेक शून्य है, जिसमें सोचने समझने की पावर नहीं है। ठीक है। मूलतः अरस्तु ने विवेक शून्य लोगों को दास की श्रेणी में रखा है जो शारीरिक रूप से बलिष्ठ लोगों के दास होते हैं। दास मनुष्य की जीवित संपत्ति परिवार का भाग है, यानी दास है जो व्यक्ति की जीवित संपत्ति है और परिवार का हिस्सा है। ठीक है। सॉरी। दास प्रथा के समर्थन में अरस्तु के तर्क। अरस्तु के अनुसार यह प्रकृति का नियम है कि श्रेष्ठ अधीनों पर शासन करे। तो ये दास प्रथा को प्राकृतिक मानते हैं, यानी जो श्रेष्ठ है वो कनिष्ठों पर शासन करते हैं। दास प्रथा प्राकृतिक है। दास प्रथा दासों व स्वामी दोनों के लिए ही उपयोगी है। दासों और स्वामी के लिए इसलिए उपयोगी है, यानी दास प्रथा दासों और स्वामी दोनों के लिए ही उपयोगी है। अब स्वामी के लिए क्यों उपयोगी है, क्योंकि उसे उनके द्वारा घरेलू कार्य करने में स्वामी को शासन कार्य में भागीदारी के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। यानी जो जो स्वामी है उसके लिए वो घर में काम वाम उसके जो दास हैं वो कर लेंगे, उसके लिए क्या है कि पर्याप्त टाइम मिल जाता है। और जो दास है उसमें नैतिकता का विकास हो जाएगा, इसलिए दोनों के लिए ये जरूरी है। तो दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। तो आगे शिक्षा योजना को देख लेते हैं। जन्म से 7 वर्ष तक परिवार में ही शिक्षा शिक्षा मिलनी चाहिए, यानी जन्म से 7 वर्ष तक उसको जो शिक्षा है परिवार में ही मिलनी चाहिए। ठीक है। इस काल में बौद्धिक शिक्षा बौद्धिक शिक्षा आरंभ कर देनी चाहिए। और 8 से 14 वर्ष तक शारीरिक गठन पर अरस्तु ने विशेष बल दिया है। इस विधि में अरस्तु संगीत की शिक्षा, यानी संगीत की शिक्षा 8 से 14 वर्ष तक, और 7 वर्ष तक क्या है कि बौद्धिक शिक्षा। और आगे देख, नैतिक जीवन की उन्नति की दृष्टि से ये संगीत को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। तो नैतिक जीवन की उन्नति के लिए जो संगीत है उसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। अब 15 से 21 वर्ष तक ये है अवधि शिक्षा की तीसरी पीढ़ी है। ठीक है। इस अवधि में शिक्षार्थी को उस सरकार के स्वरूप के रूप अनुसार प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिसकी अधीनता में उन्हें रहना है। अरस्तु की शिक्षा योजना केवल नागरिकों के लिए है। तो सबसे पहली बात यह है कि ये 3 चरण रखते हैं। पहला है जन्म से 7 वर्ष तक, जिसमें पारिवारिक शिक्षा मिलेगी, बौद्धिक शिक्षा। दूसरी बात करते हैं ये 8 वर्ष से 14 वर्ष तक, जिसमें संगीत की शिक्षा रहेगी। तीसरी शिक्षा की बात करते हैं सरकार के स्वरूप दी जाने वाली शिक्षा। ठीक है। सॉरी। संपत्ति का विचार। अगर हम बात देखें तो संपत्ति के विचार में संपत्ति के अनुसार संपत्ति का अर्चन 2 प्रकार से होता है। जो अरस्तु हैं वो संपत्ति के विचार में संपत्ति को 2 प्रकार की मानते हैं। संपत्ति का अर्जन, यानी जो संपत्ति है वो 2 प्रकार से या 2 रास्तों के अनुसार व्यक्ति के पास आती है। तो अर्जन 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक तरीके से और दूसरा शोषण विधि के तरीके से। तो प्राकृतिक तरीके से क्या है, अरस्तु के अनुसार मछली पालन, कृषि कार्य इत्यादि अर्जित संपत्ति प्राकृतिक संपत्ति, यानी प्राकृतिक संपत्ति प्राथमिक उद्योगों को बोला गया है। ठीक है। तो शोषण
शोषण की विधि से व्यापार और वाणिज्य से प्राप्त संपत्ति, लेकिन अरस्तु प्राकृतिक संपत्ति द्वारा अर्जित संपत्ति को ही वैध मानते हैं। तो दूसरी होती है शोषण, शोषण की विधि से जिसको बोला गया है, जिसमें व्यापार और वाणिज्य से प्राप्त संपत्ति को बोला गया है, ठीक है। तो जो पहली संपत्ति है उसको प्राकृतिक मानते हैं और दूसरी को ये शोषण की विधि से प्राप्त संपत्ति मानते हैं। अरस्तु का न्याय सिद्धांत क्या है? अरस्तु का न्याय सिद्धांत समानुपाती है। अरस्तु ने न्याय को दो भागों में विभाजित किया है, पहला संपूर्ण न्याय, दूसरा विशेष न्याय। और विशेष न्याय को भी फिर दो भागों में बांटा है, संशोधनात्मक न्याय और वितरणात्मक न्याय। तो पहला देखते हैं हम संपूर्ण न्याय। तो संपूर्ण न्याय में सॉरी, तो संपूर्ण न्याय में इस न्याय से आशय सामाजिक नैतिकता से है। अरस्तु ने संपूर्ण न्याय के लिए सात्विकता यानी राइटियसनेस शब्द प्रयुक्त किया है, जिसमें कर्तव्य का पालन करना। यानी अरस्तु ने जो संपूर्ण न्याय में जो पहला न्याय है वह है कर्तव्यों का पालन करना, दूसरा विशेष न्याय है। तो विशेष न्याय में क्या है? जो पहला कर्तव्यों का पालन करना है, जहाँ समाज के द्वारा हमारे जो निर्धारित कर्तव्य है वो कंप्लीट होंगे पहले उसमें न्याय में, ठीक है। तो अरस्तु के जो न्याय सिद्धांत है उसमें पहला देखा हमने संपूर्ण न्याय, जिसमें कर्तव्यों का पालन करना न्याय है, और दूसरा विशेष न्याय। और विशेष न्याय में पॉइंट 1 और पॉइंट 2 है। तो पहले में क्या है? संशोधनात्मक न्याय, विधि के अनुसार कार्य नहीं करने पर राज्य द्वारा दंड दिया जाना, अर्थात व्यक्ति के आचरण को सुधारने के लिए राज्य द्वारा दंड या शक्ति प्रदान करना या फिर शक्ति प्रयोग करना। तो पहला में संशोधन करना, यानी कोई भी व्यक्ति अगर कानून का पालन नहीं करता है तो उसको दंडित करना, या फिर अगर वो अच्छा काम करता है तो उसको पुरस्कार भी देना है, ठीक है, संशोधनात्मक में। और वितरणात्मक में क्या है? वितरणात्मक में है राज्य द्वारा व्यक्तियों के पद, सम्मान, पुरस्कार का वितरण। अब इसमें क्या है? पद, सम्मान और पुरस्कार का वितरण करना है वितरणात्मक न्याय में, ठीक है। तो अरस्तु के अनुसार समाज में सेवाओं एवं पदों का वितरण व्यक्तियों द्वारा समाज में किए गए निर्धारित होगा, यानी समाज में किए गए से निर्धारित होगा। समानता का सिद्धांत भी समानुपाती है, यानी समाज में जो व्यक्ति ने अपना योगदान दिया है, योगदान के अनुसार उनको पुरस्कार या सम्मान मिलेगा, वो चीज इसमें बताई गई है। तो दोबारा देख लेते हैं। संपूर्ण न्याय में कर्तव्यों का पालन करना, और विशेष न्याय है जो उसमें दो हैं, संशोधनात्मक जिसमें दंड का प्रावधान है, और वितरणात्मक में है पद एवं पुरस्कारों का वितरण, ठीक है। आगे देखते हैं। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति के जिस अनुपात में समाज में योगदान हो उसी अनुपात में उसको पुरस्कार मिलना है। तो ये जितना उसका योगदान है उतना उसको पुरस्कार मिले। तो अरस्तु के अनुसार न्याय का विश्लेषण, अब इसको चार्ट के अनुसार देख लेते हैं। वितरणात्मक न्याय, परिशोधनात्मक न्याय। अब वितरणात्मक जो न्याय है उसको देखते हैं हम। वितरणात्मक न्याय में है सम्मान एवं धन संपदा का वितरण, और परिशोधनात्मक में है परस्पर लेन देन का विनिमय, अपराध का दंड। और ये विधायक या जो लेजिस्लेचर का है, ये न्यायिक यानी जज का है, जज का विचार क्षेत्र है। प्रत्येक को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार आदर्श राज्य में सद्गुण को योग्यता का आधार माना है। और पीड़ित पक्ष की क्षतिपूर्ति, सबके साथ बिना भेदभाव और समान बर्ताव, भंग हुए संतुलन को फिर से स्थापित करना, ठीक है। तो क्रांति का सिद्धांत क्या है? अब हम देखते हैं, अगला जो हमारा हेडलाइन रहेगा वो है क्रांति का सिद्धांत। जो अरस्तु ने क्या है कि क्रांति किसको बोला है? जब हमारी एक सरकार, जैसे एक शुद्ध सरकार, जैसे मैंने बताया था, जैसे राजतंत्र है, राजतंत्र जैसे बदलेगा टेरेनी में, यानी निरंकुश तंत्र में जैसे वो बदलेगा, तो उसको ही क्रांति बोला गया है अरस्तु के द्वारा, ठीक है। तो अरस्तु के काल में यूनान के नगर राज्य पतन की दिशा में जा रहे थे। विभिन्न राज्यों की आंतरिक एवं बाह्य परिस्थितियां संकटपूर्ण होती जा रही थी। इस समस्या के समाधान के लिए अरस्तु नगर राज्यों की शासन प्रणालियों का विवेचन करते हुए निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संविधान तथा राज्य की
उत्तमता की एक कसौटी उसका स्थायित्व है। यानी स्थायित्व जिस टाइम अरस्तु ये अध्ययन कर रहे थे 158 संविधानों को, उस टाइम क्या था कि सरकारें जैसे जैसे बदल रही थी, जैसे जैसे क्रांति के अनुसार एक सरकार से दूसरा, एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में, दूसरी व्यवस्था से तीसरी व्यवस्था में जैसे चक्र घूम रहा था, तो उसको स्थायित्व देने के लिए 158 संविधानों का जब अध्ययन करते हैं अरस्तु, तो इसमें ये इनका मेन लक्ष्य होता है कि संविधान तथा राज्य की उत्तमता की एक कसौटी उसका स्थायित्व है। अरस्तु के अनुसार शासन प्रणाली या संविधान परिवर्तन ही क्रांति है। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। सॉरी। समालोचना, अभी हम इसका कुछ आलोचनाएं देख लेते हैं। आलोचना में विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ का समर्थन, तो इसकी आलोचना देखेंगे अपन, ठीक है। विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ का समर्थन, अरस्तु राजनीतिक स्थिरता के लिए जितना चिंतित हैं, सामाजिक प्रगति के लिए उतना चिंतित नहीं है। यानी अरस्तु राजनीतिक स्थिरता के लिए जितना चिंतित हैं, वो सामाजिक प्रगति के लिए उतना चिंतित नहीं है। ये इनकी एक आलोचना है, एक पॉइंट। दूसरे में, वे प्लेटो की तरह दार्शनिक शासकों का समर्थन नहीं करते, जो अपने विवेक से कानून की घोषणा करेंगे, बल्कि वर्तमान कानूनों को ज्यों के त्यों स्वीकार करके उनका अनुकरण करने की सलाह देते हैं। यानी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग से कुछ नहीं करना, बाकी जो हमारे प्रथाएं परंपराएं जो चली आ रही हैं उनको ही कानून बना दिया जाए। सॉरी। आगे देखेंगे, जहां पर मिश्रित संविधान का प्रश्न है, उसमें संदेह नहीं है कि उसकी योजना बहुत अच्छी है और वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आज के युग में भी उसे अपनाया जा सकता है, परंतु इसके मुख्य कठिनाई वही होगी जो किसी भी मध्यवर्गीय सिद्धांत को क्रियान्वित करने के समय सामने आती है। किसी पैमाने के एक सिरे पर एक गुण तथा दूसरे सिरे पर उसका विपरीत गुण रखकर उसके बीच की सर्वोत्तम स्थिति का निर्णय करना अत्यंत कठिन कार्य है। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। परंतु दोनों के बीच में सर्वोत्तम स्थिति उदारता, जिसका स्वरूप विवाद का विषय रहेगा। इसी प्रकार अभिजात तंत्र लोकतंत्र का स्वरूप स्पष्ट हो जाने के बाद दोनों के बीच बीच की सर्वोत्तमता स्थिति। तो ये कुछ पॉइंट हैं इनके। अब मेन ये देख लेते हैं। एमिल दुर्खिम के अनुसार और विलियम मैकडूगल, तो इन जिन दो विचारकों ने इनकी जो आलोचना की है वो हम देख लेते हैं। एक हमारा रहेगा गैब्रियल तार्द और गुस्ताव एल्बा। तो इन चार विचारकों ने इनकी आलोचना की है, तो इनको देख लेते हैं हम। इनका विचार है कि सामाजिक मन व्यक्ति के मन में उत्कृष्ट होता है, परंतु गैब्रियल तार्द और गुस्ताव एल्बा ने यह मान्यता रखी है कि सामूहिक प्रक्रिया में लोगों के मन पर भीड़ मनोवृत्ति छा जाती है, जिसमें सभी का व्यवहार असंयत और अविवेकपूर्ण हो जाता है। अरस्तु ने चुनाव की प्रक्रिया में छल कपट के प्रयोग की चर्चा तो की है। अब चुनाव की प्रक्रिया में जो छल कपट की प्रक्रियाओं का जो बखान किया है उन्होंने, वो भी देखते हैं। चर्चा तो की है, परंतु भीड़ भीड़ के असंयत व्यवहार की संभावनाओं की ओर ध्यान नहीं दिया। यानी जो लोकतंत्र के बाद जो भीड़ तंत्र आएगा उसके बारे में इन्होंने चर्चा नहीं की है। ध्यान नहीं दिया। फिर भी उसका यह सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक नीति पब्लिक पॉलिसी का अनुमोदन करने का अधिकार तो समुदाय को होना चाहिए, क्योंकि पहनने वाले ही जानते हैं कि जूता कहाँ काटता है। द वेयर नो द वेयर द वेयर नोज वर द शूज पिच्ड। यानी जूते को पहनने वाला ही जानता है कि जूता कहाँ से काट रहा है या कहाँ से टाइट है। तो परंतु नीति के क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन का दायित्व विशेषज्ञों को सौंप देना चाहिए। सरकारी पदों का सरकारी पदों पर पहुंचने का मार्ग सबके लिए खुला रहना चाहिए, परंतु उन पर केवल वही लोग नियुक्त होने चाहिए जो अपनी योग्यता और सच्चरित्रता का यथेष्ट प्रमाण दे चुके हों।
तो इसकी कुछ आलोचनाएं हैं जिसमें दुर्खिम है, विलियम मैकडूगल है, गुस्ताव है, गुस्ताव हो गए। तो इन्होंने क्या है कि इनको, इनकी जो आलोचना की गई है उसमें ये बोला कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हिडन है, जैसे सोसाइटी पर ध्यान। और इन्होंने क्या है कि जैसे सरकार के स्थायित्व पर ध्यान दिया, मतलब सरकार की स्थिरता जरूरी है लेकिन समाज की स्थिरता पर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, तो इसके बारे में इन्होंने आलोचना की है। तो इनकी कुछ बुक देख लेते हैं हम। पहला बुक पॉलिटिक्स है, दूसरा ऑन द सोल एंड द मेमोरी एंड द रिकॉल रिकलेक्शन हो गया, एथेनियन कॉन्स्टिट्यूशंस हो गया, वर्च्यू एंड वॉइसेस हो गया, मेटाफिजिक्स हो गया, निकोमेन एथिक्स हो गया, द कैटेगरीज हो गया, टॉपिक्स हो गया, और द प्रियर हो गया, पोस्टर हो गया, पोस्ट एनालिसिस। तो यहाँ कुछ बुकों को मैंने अलग तरीके से थोड़ा दिया है, तो ये भी चेक कर लेते हैं अपन। पॉलिटिक्स, जो पहला बुक इनका पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिक्स के बारे में क्या क्या दे रखा है। पॉलिटिक्स में राज्य के बारे में, संविधान के बारे में, नागरिकता के बारे में, और शासन व्यवस्थाओं के बारे में, क्रांति पर विस्तृत चर्चा। तो कई बार क्या है कि पॉलिटिक्स के जो पार्ट हैं उन पार्ट्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है, जैसे इनकी बुकों के बारे में पूछ लिया जाता है कि पॉलिटिक्स में क्या क्या दे रखा है। उसके बाद जैसे निकोमेकन इथिक्स है, जो निकोमेकियन इथिक्स में क्या क्या दे रखा है। तो पॉलिटिक्स में राज है, संविधान है, नागरिकता है, शासन व्यवस्था है, क्रांति है, नागरिकता है, इनके बारे में बोला गया है। निकोमेकियन इथिक्स है, इसमें नैतिकता, सद्गुण, मध्य मार्ग, गुड लाइफ की अवधारणा है। एथेंस का संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एथेंस, एथेंस की राजनीतिक व्यवस्था, संस्थाओं और कानूनों के विवरण। मेटाफिजिक्स में क्या बोला है, मेटाफिजिक्स में इन्होंने बोला है सत्ता, कारण, पदार्थ और सॉरी, और दर्शन के मूल सिद्धांतों पर है। ऑन द सोल, आत्मा, जीवन, विचार, जीवित प्राणी, इनके बारे में है। और पोएटिक्स, साहित्य, काव्य, त्रासदी, कथानक, पात्र और काव्य शास्त्र सिद्धांत के बारे में है। तो ये इनका टॉपिक अभी कंप्लीट है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन करा दिया इनका। अरस्तु का इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन के बाद स्टेट के बारे में देखा हमने, स्टेट के बाद संविधान का वर्गीकरण है, फिर प्रशासन देख ले। प्रशासन में इन्होंने 6 प्रकार के प्रशासन बताए हैं, जिसमें 3 शुद्ध रूप है, 3 विशुद्ध रूप है। और उसके बाद जैसे शासन और प्रशासन को जैसे संख्या के आधार पर और भ्रष्ट, जिस संख्या के आधार पर सामान्य और भ्रष्ट रूपों को बोला गया है, ठीक है। 6 भ्रष्ट हैं और 6 शुद्ध रूप हैं। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, और नागरिकता है। उसके बाद हमने दास प्रथा के बारे में देखा, और शिक्षा व्यवस्था के बारे में देखा, संपत्ति के बारे में देखा, अरस्तु का न्याय सिद्धांत देखा, तो क्रांति का सिद्धांत, समालोचना, और इनकी कुछ बुक्स देखे हैं। तो हमने अरस्तु और पहला हमने जो पॉलिटिकल साइंस का जो हमारे जो 3 ऑथर हमने कंप्लीट कराए हैं, पहला जो कन्फ्यूशियस था, दूसरा प्लेटो था, तीसरा अरस्तु है, आज आज की क्लास में हमने कंप्लीट कराए हैं। तो इन तीनों के आप लोगों का अगला जो कुछ मेरा सुझाव रहेगा कि इन तीनों राइटरों को आप पढ़िए, तीनों विचारकों को, ऑथरों को पढ़िए। आप पढ़ने के बाद इनकी जो कुछ समानताएं हैं, कुछ भिन्नताएं हैं, अगर वो भी आप अच्छे से देखेंगे तो उसमें भी क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि प्लेटो और अरस्तु अरस्तु स्टेट के ऊपर क्या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में। दास प्रथा के बारे में, जैसे प्लेटो दास प्रथा को नहीं मानते हैं और वो थ्योरी देते हैं स्त्री एवं संपत्ति के समान, स्त्री और संपत्ति का साम्यवाद। तो साम्यवाद की बात करते हैं, और ये बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंसेस हैं। तो ये आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ है जो, पीडीएफ में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप कि क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों की अच्छी लगी तो आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, हमारे 2 चैनल हैं, एक नेट जेआरएफ स्टडी सेंटर और एक नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस सेंटर है। तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी विद्यार्थी नेट जेआरएफ और नेट जेआरएफ सेट, पीजीटी, टीजीटी या फिर यूपीएससी, पीसीएस ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियरी रहेगा। और ये जो हमारी पीडीएफ है, इस टाइप से अगर आप नोट्स बनाएंगे तो उसमें भी आपको बेनिफिट रहेगा। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे।